दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम आज आप लोगों के लिए पॉलिटी में यानी कि संविधान में दोस्तों आप लोगों को भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में बताएंगे। जो दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 से जुड़ी जितने भी बातें हैं, क्वेश्चन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन सभी का जिक्र हम आप लोगों को इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये जो है आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी तरह बिना देर करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसी भारत परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जनवरी 1910 में लागू किया गया था। और दोस्तों इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी। तो दोस्तों 1909 के अधिनियम द्वारा वायसरायों की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्य संख्या बढ़ा करके 60 कर दी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? तो दोस्तों वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या 69 हो गई है थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक समुदाय प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व चुनने के लिए समुदाय की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था? तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? तो दोस्तों पृथक निर्वाचन, यानी कि मुसलमान लोग सिर्फ मुसलमान लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? तो दोस्तों भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने मिश्रित निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था? तो दोस्तों वह अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों यह क्वेश्चन एक बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है सीजीएल में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों एटी अरुणडेल थे, इसके सदस्य एटी अरुणडेल थे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था? तो दोस्तों केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विस्तार किया गया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है आप लोगों के सामने है दोस्तों कि 1909 की परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या आवश्यक था? तो दोस्तों ये जो है ये गलती से गलत हो गया है। तो यह सभा, तो दोस्तों ये है कि सभा परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियाँ थी। दोस्तों 1909 के परिषद के द्वारा कानून के विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की 3 श्रेणियाँ थी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो दोस्तों विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विधायी परिषदों में लोकहित के विषय को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था। दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। तो दोस्तों अगले अधिनियम की तरफ हम आप लोगों को ले चलते हैं। तो दोस्तों अगला अधिनियम दिया हुआ है कि भारत शासन अधिनियम 1909। तो दोस्तों इस भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 कहा जाता है। इसी को 1909 कहा जाता है। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1909 का उद्देश्य था कि भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी कि दोस्तों सभी लोगों के लिए एक जो उचित शासन व्यवस्था उसी को लागू करना था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, भारत शासन अधिनियम 1909 की प्रस्तावना में समावेश था। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1909 की प्रस्तावना में अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का समावेश था। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1909 कब पारित किया गया था। दोस्तों 1909 दिसंबर 1919 में पारित किया गया था। सॉरी दोस्तों, हम यहाँ 1909 कह दिए थे, 1919 ही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत शासन सरकार अधिनियम 1909 लागू हुआ था। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1909 3 जनवरी 1921 को लागू हुआ था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया आप लोगों के सामने कि भारत सरकार अधिनियम 1909 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम ने 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्विवेश शासन को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था। तो दोस्तों 2 भागों में, एक आरक्षित एक हस्तांतरित विषय के रूप में किया गया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों आप लोगों के सामने क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि सॉरी दोस्तों एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे। दोस्तों हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। और दोस्तों अगला है, आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे। दोस्तों आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करते थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम आप लोगों को ले चलते हैं और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था। तो दोस्तों पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था। इसके यानी कि दोस्तों न्याय गमन नियमों के लिए किया गया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम आप लोगों को ले चलते हैं और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है आप लोगों के सामने क्या है कि दोस्तों भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तन करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 ही था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत विकास होता था केंद्र सरकार का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दिखाते हैं आप लोगों के सामने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम को झुकाव किस तरफ था। दोस्तों 1919 के अधिनियम का झुकाव संघात्मक सरकार की तरफ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर
विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय अंतिम होता था? गवर्नर का। दोस्तों गवर्नर का निर्णय जो होता था वह अंतिम होता था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्विश शासन प्रणाली लागू किया गया था? दोस्तों भारत में गवर्नर के अधीन 9 प्रांतों में द्विश शासन प्रणाली अपनाया गया था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम आप लोगों को ले चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? तो दोस्तों एक सदनीय परिषद थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान सभाओं के लिए एक के पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी? दोस्तों 1919 के अधिनियम द्वारा पहली प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्या दिया है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? तो दोस्तों अगला ये दिया है, सॉरी दोस्तों आप ये क्या हो गया, दोस्तों दिया है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? तो दोस्तों सिखों, भारतीय ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए की गई थी। तो दोस्तों आज यहीं पर विराम करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लग रहा है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।